गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा फ्रॉम राड इंटरनेशनल स्कूल बहरोड से। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 8 शाम एक किसान कविता का रिवीजन करने जा रहे हैं। इस कविता को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में प्रकृति का एक अनूठा वर्णन किया है, एक अनूठा मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या होता है? मानवीकरण वो होता है बेटा कि जब प्रकृति की चीज़ों को हम किसी ह्यूमन बीइंग के मानव के रूप में दर्शाते हैं, मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, उनके साथ हम प्रकृति का इमेजिनेशन करते हैं, अनुकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, एक तस्वीर देखते हैं प्रकृति में हम व्यक्ति की। उन चीज़ों का वर्णन इस कविता में किया गया है कि प्रकृति का जो दृश्य है उसको कवि ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है कि मानो ये सारे क्रियाकलाप कोई व्यक्ति कर रहा है। कि सुबह सुबह का जो दृश्य है या सूर्यास्त, इस कविता में सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन किया गया है कि जब सूर्य अस्त होता है, शाम का समय होता है, तो उस समय का जो सीन होता है वो किस तरह का होता है कि एक पहाड़ होता है, इस तरह से एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर बादल छाए हुए हैं। ये इस तरह से बादल छाए हुए हैं। ये बादल किस तरह से लग रहे हैं भाई? पहाड़ के ऊपर बादल किस तरह से लग रहे हैं? जैसे मानो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इस तरह का दृश्य वहां से लग रहा है। ठीक है। और उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने जो सूरज है, ये रेड कलर का क्या है? सूरज है। ये इस व्यक्ति के क्या नजर आ रहे हैं? हाथ नजर आ रहे हैं। ये पहाड़ जो है ये एक व्यक्ति के रूप में नजर आ रहा है। और चारों तरफ क्या है? पहाड़ ही पहाड़ है। ये जो क्या है? पहाड़ है। पहाड़ों से जो नदी निकल रही है वो ऊपर से पतली धारा निकलती है और फिर यहाँ से क्या हो जाती है भाई? इस पहाड़ की तलहटी में ये नदी नीचे की तरफ आ रही है। तो इस दृश्य का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब आगे जाकर के जो दूर अंधकार का दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है। और जब पश्चिम में सूर्यास्त होता है तो पूर्व का जो दृश्य होता है वहां क्या दिखाई देता है? हमें अंधेरा दिखाई देता है। और उस अंधेरे के अंदर जो घना जो अंधकार दिखाई देता है वो इस तरह से दिखाई देता है कि मानो वहां पे क्या बैठा है? भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है। ये क्या है? भेड़ों का झुंड बैठा है। ये आपकी किसी तस्वीर होगी भेड़ों के झुंड की। इस तरह से जो अंधकार का दृश्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है कि मानो भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है। ये सारी चीजें जो है ये प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है इस कविता में कि प्रकृति की चीजों को किसके रूप में दर्शाया गया है भाई? मानवीकरण, मानव के रूप में दिखाया गया है। कि कवि जैसे आइए इसको पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पश्चिम दिशा में पहाड़ जो है वो इस तरह से बैठा है कि मानो कोई किसान है, उसने जो बादल है वो किस रूप में दिखाई दे रहे हैं कि मानो किसी के सिर के ऊपर कोई पगड़ी बंधी हुई हो।
साफा क्या होता है? पगड़ी। कि मानो किसी किसान ने अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध रखी है और वो सूर्य इस तरह से प्रतीत हो रहा है मानो वो किसान बैठा बैठा अपनी चिलम सुलगा रहा है। पश्चिम दिशा में सूर्य का जो अस्त होने का दृश्य है उसको देख करके कवि ने ये कल्पना की है कि मानो कोई किसान पहाड़ रूपी, यहाँ पे पहाड़ को किसका रूप दे दिया? अभी किसान का। पहाड़ क्या है? किसान का, इसे रूप दे दिया है। पहाड़ किसान है। सूरज को किसका रूप दे दिया? अभी चिलम। और ये है कौन? सूरज। कि मानो कोई किसान जिसने अपने सर पे पगड़ी बांध रखी है और वो बैठा बैठा खेत की में जो डोली होती है, सीमा होती है, उस पे बैठा बैठा अपनी चिलम सुलगा रहा है। जबकि ये दृश्य किसका है? सूर्यास्त होते हुए पश्चिम दिशा का दृश्य है। लेकिन कवि को अपनी कल्पना में क्या लग रहा है कि मानो कोई किसान अपने खेत की डोली पर बैठा है, उसने सर पे पगड़ी बांध रखी है और वो बैठा बैठा अपनी चिलम को सुलगा रहा है। प्रकृति का वो सुंदर दृश्य कवि को एक किसान की भांति लग रहा है। और उस पहाड़ के ऊपर से जो निकलती हुई नदी है वो इस तरह से प्रतीत हो रही है कि मानो उस किसान ने सर्दी से बचने के लिए अपने पैरों के ऊपर क्या डाल रखी है? चादर डाल रखी है। नदी ऊपर से गिरती हुई ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने सर्दी से बचने के लिए अपने पैरों के ऊपर चादर डाल रखी है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरव में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और पास में ही पलास का जो जंगल है, पलास के वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? जिनके ऊपर रेड कलर के बहुत सारे फ्लावर होते हैं, उनमें ग्रीन कलर की पत्तियां वगैरह कुछ नहीं होती, केवल रेड कलर की फ्लावर ही फ्लावर होते हैं। तो पास में ही पलास के पेड़ों का जंगल है और वो जंगल ऐसा प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ लाल ही लाल रंग है। तो वो उस पलास के जंगल को देख करके कवि ने एक ऐसी इमेजिनेशन की है कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे उस किसान को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और वो उस सर्दी से बचने के लिए उसने आग की अंगीठी जला रखी है। वो पलास के जो पेड़ हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे उस किसान ने, पहाड़ रूपी किसान ने सर्दी से बचने के लिए अंगीठी को जला रखा है। यहाँ पे पलास के पेड़ों को किसका रूप दिया है? अभी रूपक अलंकार है। यहाँ पे किसका रूप दिया है? अंगीठी का रूप दिया है। दूसरा, नदी को किसका रूप दिया है? चद्दर का रूप दिया है। पहाड़ को किसका रूप दिया है? किसान का रूप दिया है। बादलों को किसका रूप दिया है? पगड़ी का रूप दिया है। तो ये जब हम किसी जड़ वस्तु से ही हम आरोपित कर देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आरोपित कर देते हैं, किसी को रूप दे देते हैं उसका, तो वो क्या होता है? रूपक अलंकार। जब हम किसी प्रकृति की वस्तु को मानव का रूप देते हैं, तो यहाँ पे पहाड़ को किसान का रूप दिया है, वो तो क्या है? मानवीकरण है, क्योंकि हमने मानव का रूप दिया है। अब पगड़ी जो है वो मानव नहीं होता, वो भी एक वस्तु होती है, तो वो क्या है? रूपक अलंकार है। ओके। दूर पूर्व में अंधकार बैठा है भेड़ों के गले सा। और दूर पूर्व दिशा में जो अंधकार, अंधेरा छाया हुआ है, वो कवि को ऐसे लग रहा है कि मानो भेड़ों का कोई झुंड बैठा है। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। और वहां बिल्कुल सुनसान एरिया है, शांत वातावरण है, वहां पे अचानक से मोर बोलता है और किसान, उस पहाड़ों पे किसान को ऐसे लगता है कि मानो उसे किसी ने पुकारा है, किसी ने उसे आवाज दी है कि अजी सुनते हो, जैसे मानो
किसान की पत्नी उसे पुकार रही है, अजी सुनते हो। अब वो जैसे ही जो किसान था वो अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में मतलब खोया हुआ था, किसी भी दृश्य के बारे में कोई ख्वाब ले रहा था, और जैसे ही उसे किसी ने बोला कि अजी सुनते हो, तो एकदम से उसका सपना जो था वो टूट गया। वो एकदम से हड़बड़ा करके उठा, और जैसे ही वो हड़बड़ा करके उठा तो उसके हाथ से जो चिलम थी वो गिर गई। यानी कि कवि ने इतना सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाया है कि जैसे जैसे सूर्यास्त हुआ उस सीन को, उस दृश्य को कवि ने किसके साथ जोड़ दिया कि मानो उस किसान को किसी ने पुकारा है। मोर के बोलने का दृश्य किसी स्त्री या पुरुष का दृश्य बता दिया गया है कि मानो उस किसान को किसी ने पुकारा है, और पुकारते ही वो अपनी सुध-बुध खो बैठा, एकदम से हड़बड़ा के उठा, और हड़बड़ा के उठते ही उसके हाथ से जो चिलम है वो गिर गई। अर्थात सूर्य जो अस्त हो गया, तो सूर्य अस्त होगा तो सूर्य दिखाई देना बंद हो जाएगा, और सूर्य दिखाई देना बंद हो गया तो फिर किसान के हाथ में जो चिलम थी वो कहाँ दिखाई देगी, क्योंकि वो तो सूर्य का ही, जो तो सूर्य का ही रूप था। तो कवि ने इतनी सुंदर अनुकल्पना की है यहाँ पे कि जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो मानो ऐसा लगा कि किसान को किसी ने पुकारा, और उसके हाथ से उसकी जो चिलम थी वो छूट गई, और अचानक से वो हड़बड़ा के उठा। अजी सुनते हो, ऐसा उसे लगा कि मोर ने जब बोला अजी सुनते, तो उसे ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसे पुकारा है, और उसके हाथ से वो चिलम छूट गई। और चिलम की औंधी होते ही, यानी चिलम औंधी होना, मोदी हो जाना, लुढ़क जाना, तो जैसे ही उसकी चिलम औंधी हुई अर्थात सूर्य अस्त हो गया, धुआं उठा। तो जैसे चिलम को हम उल्टा करते हैं तो उसका जो तंबाकू होता है वो जलता है, उसमें से धुआं निकलता है। उसी तरह से अंधकार जो था वो सूर्यास्त होते ही अंधेरा छाने लगा। यहाँ पे जो धुआं है वो किसका प्रतीक है भाई? अंधकार का प्रतीक है। सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, और जो किसान के हाथ में जो चिलम थी वो अर्थात सूर्य डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के सुंदर दृश्य को एक मानव के क्रियाकलापों के साथ जोड़ करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये इस कविता का व्याख्यान था, इसका सरलाभ था। तो इस कविता को आप ढंग से समझ लीजिए, इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 का मैं आपको बता देता हूँ। या फिर इसी में 7 का चैप्टर कितना है मुझे दोबारा से बता देता हूँ। इस चैप्टर के कुछ शब्द हैं जैसे साफा, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, चिलम, तंबाकू पीने का यंत्र, तंबाकू पीने का यंत्र, दहकना, जलना, दहकना का अर्थ होता है जलना, वैसे ही सारे शब्द मैंने पहले वाले वीडियो में आपको करवा रखे हैं, आप अपनी नोटबुक में से इन्हें फाइंड कर सकते हो। अंगीठी क्या होती है? आग जलाने का यंत्र होता है। अंगीठी आग
यंत्र। अंधकार क्या होता है? अंधेरा। भेड़ों का गल्ला होता है भेड़ों का झुंड। और ऐसे कोई शब्द इसमें नहीं आए हैं। इसमें से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? जैसे किसान ने क्या पहन रखा था? किसान ने, यहाँ पे किसान कौन है? यहाँ पे किसान पहाड़ को बताया गया है। किसान ने क्या पहन रखा था? किसान ने अपने सर पे साफा पहन रखा था। यहाँ साफा किसका प्रतीक है? साफा यहाँ पे बादलों का प्रतीक है। यहाँ पे किसान किसका प्रतीक है? किसान यहाँ पे पहाड़ का प्रतीक है। यहाँ पे नदी किसका प्रतीक है? नदी को क्या कहा गया है? नदी को चादर कहा गया है। यहाँ पे चिलम किसे कहा गया है? सूर्य को चिलम कहा गया है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपके बन सकते हैं कि यहाँ पे अंगीठी को किस रूप में, यानी कि अंगीठी किसे कहा गया है? किसका प्रतीक है अंगीठी भी? प्लास के पेड़ों का, प्लास के जंगल का। भेड़ों का गल्ला क्या है? क्या रियल में भेड़ों का गल्ला था? नहीं, लेकिन भेड़ों का गल्ला किसे कहा गया है? जो पूर्व दिशा में अंधकार छाया हुआ था उसे क्या बताया गया है? भेड़ों का गल्ला बताया गया है। अचानक से कौन बोला? अचानक से मोर बोला। किसान को कैसा लगा कि उसे किसी ने आवाज दी हो, और जैसे ही आवाज दी तो किसान के साथ क्या हुआ? किसान की चिलम उसके हाथों से छूट करके औंधी हो गई, और फिर उसमें से धुआं निकलना। धुआं निकलना किसका प्रतीक है? धुआं निकलना सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने का प्रतीक है। चिलम औंधी होने का क्या अर्थ है? चिलम औंधी होने का अर्थ है सूर्यास्त का हो जाना। तो इस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर में आपके बन सकते हैं। तो इस कविता का हमने रिवीजन भी कर लिया। इस कविता से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दिया। इस कविता में आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो मैं जहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये टॉपिक भी आसानी से समझ आ गया होगा। ओके, तो ये था आपका रिवीजन वीडियो।